नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है उदारवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं उदारवाद। पहला प्रश्न है, उदारवाद निश्चित दर्शन बना। तो यह उदारवाद निश्चित दर्शन कब बना? पहला है 17वीं शताब्दी में, दूसरा 18वीं शताब्दी में, तीसरा 19वीं शताब्दी में और चौथा है वर्तमान शताब्दी में। तो जो उदारवाद है यह आपका 19वीं शताब्दी में निश्चित रूप से दर्शन बना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? पहला है जॉन लॉक, दूसरा कार्ल मार्क्स, तीसरा बर्नार्ड बोसांके और चौथा है नॉर्मन एंजल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन जॉन लॉक की रचनाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो उदारवाद का जनक है इसको बताना है, किसको माना जाता है। पहला है एडम स्मिथ, दूसरा जेरमी बेंथम, तीसरा जॉन लॉक और चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो उदारवाद का जनक है वह जॉन लॉक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे। तो इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता कौन थे? पहला है ग्रीन, दूसरा ब्रेंडले, तीसरा बोसांके और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी ग्रीन, ब्रेंडले और बोसांके। अगला क्वेश्चन है, नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें आपको नव उदारवाद के प्रवर्तक बताना है। पहला ऑप्शन है दुर्खीम, दूसरा नाजिक, तीसरा राल्स और चौथा है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है नाजिक। नाजिक को नव उदारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। तो चलिए मिलान करते हैं। परंपरागत उदारवाद, तो जो है परंपरागत उदारवाद यह आएगा आपका आवश्यक बुराई यानी 1। और पहला है, पहले का 3। दूसरा है उदारवादी आदर्शवाद, तो उदारवादी आदर्शवाद यह आएगा आपका आवश्यक भलाई। उसके बाद 2 हीगलवादी आदर्शवाद, तो हीगलवादी आदर्शवाद का होगा नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति, ये 4। उसके बाद मार्क्सवाद, तो मार्क्सवाद ये जाएगा 1 उत्पीड़क संस्था, तो इसका होगा 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? पहला है बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, दूसरा वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, तीसरा है एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है और चौथा है निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें से नव उदारवाद का तर्क नहीं है, आपको इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, यही आपका तर्क नहीं है। इसके अलावा
पहला, तीसरा और चौथा ये सब सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया है। तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का किसका निवेदन किया गया है? पहला है सामाजिक सुधारों के लिए, दूसरा निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, तीसरा विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, और चौथा है निःशुल्क शिक्षा के लिए। तो इसमें राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद जो निवेदन है यह आपका है ऑप्शन नंबर सी, विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित हैं? तो नव उदारवाद से कौन संबंधित है? पहला है ए हेयक, दूसरा मिल्टन फ्राइडमैन, तीसरा रॉबर्ट नॉजिक और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त सभी यानी नव उदारवाद से संबंधित हैं ए हेयक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। अगला क्वेश्चन है, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है। तो यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला है नव उदारवाद के साथ, दूसरा नव अंधारवाद के साथ, तीसरा नव मार्क्सवाद के साथ और चौथा इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नव उदारवाद के साथ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? पहला है बेंथम, दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा लास्की और चौथा एडम स्मिथ। तो जो इसमें आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक है वह है आपका एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? पहला है प्लेटो, दूसरा मार्क्स, तीसरा एडम स्मिथ और चौथा जॉन लॉक। तो एडम स्मिथ ने कहा है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। पहला है फ्रेडरिक लिस्ट, दूसरा स्मिथ, तीसरा रिकार्डो और चौथा माल्थस। तो जो फ्रेडरिक लिस्ट हैं ये परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? पहला है मार्क्सवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा समाजवाद और चौथा गांधीवाद। तो जो संपत्ति के अधिकार की मांग की वह उदारवाद ने की और उदारवाद के प्रणेता लॉक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? पहला है टी.एच. ग्रीन, दूसरा हीगल, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा जॉन लॉक। तो जो उदारवाद का जनक है वह जॉन लॉक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं। तो ग्रीन के संदर्भ में कौन विचार संदर्भ में विचार छाप रखते हैं? पहला है आदर्शवाद का, दूसरा व्यक्तिवाद का, तीसरा उदारवाद का और चौथा है सभी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद का। ग्रीन के संपत्ति के संदर्भवाद में उदारवाद का छाप रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। तो कौन विचारक हैं? पहला है C.B. मैकफेरसन, दूसरा है कार्ल जे पॉपर, तीसरा जॉन रॉल्स और चौथा L.T. हॉबहाउस। तो जो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं
वह है आपके कार्ल जे पापर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? पहला है, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। दूसरा है, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। तीसरा है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। तीसरा है, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उदारवाद की जो एक मूल मान्यता नहीं है वह है अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। यही नहीं है, इसके अलावा जो उदारवाद की मान्यता है वह है राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। ये तीनों उदारवाद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? पहला है मैकवर्न का, दूसरा लूथर, तीसरा लास्की और चौथा डनिंग। तो जो यह कथन जुड़ा हुआ है यह मैकवर्न ने कहा है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन है, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। तो यह किसके लिए उत्तरदायी है? पहला है आदर्शवाद के विकास के लिए, दूसरा उदारवाद के विकास के लिए, तीसरा मार्क्सवाद के विकास के लिए और चौथा है समाजवाद के विकास के लिए। तो जो राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है यह आपका उदारवाद के विकास के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? पहला है कल्याणकारी का राज्य का सिद्धांत, दूसरा उदारवादी सिद्धांत, तीसरा समाजवादी सिद्धांत और चौथा आदर्शवादी सिद्धांत। तो जिसमें रात्र के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है वह है उदारवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। तो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत कौन सा है? पहला है वैयक्तिक स्वतंत्रता, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा समानता और चौथा राष्ट्रवाद। तो जो उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है वह है वैयक्तिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? पहला है समाजवाद में, दूसरा उदारवाद में, तीसरा वैज्ञानिक समाजवाद में और चौथा फासीवाद में। तो जो मानव विवेक में आस्था की विचारधारा है वह आपका है उदारवाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व है। तो उदारवाद का मूल तत्व क्या है? पहला है वैयक्तिक स्वतंत्रता, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा पंथ निरपेक्षता और चौथा समानता। तो इसका राइट आंसर है वैयक्तिक स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? पहला है समाजवादी ढांचा, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा मुक्त व्यापार और चौथा स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाज का समाजवादी ढांचा। यही उदारवाद का तत्व नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था ये सब उदारवाद के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है। तो सकारात्मक उदारवाद किसके निकट है?
पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद के, दूसरा राष्ट्रीय समाजवाद के, तीसरा श्रेणी समाजवाद के और चौथा संशोधनवादी समाजवाद के। तो जो सकारात्मक उदारवाद है यह सबसे निकट है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। तो व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा कहाँ होती है? पहला है अराजकतावाद में, दूसरा गांधीवाद में, तीसरा मार्क्सवाद में और चौथा उदारवाद में। तो जो व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है वह उदारवाद में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उदारवाद किसका हित चाहता है? पहला है अभिजात्य वर्ग का, दूसरा धनवानों का, तीसरा निर्धनों का और चौथा सबका। तो जो उदारवाद है यह धनवानों का हित चाहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का, दूसरा उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का, तीसरा उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का, तीसरा उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। तो जो इसमें सही सुमेलित है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। अगला क्वेश्चन है इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, दूसरा जनता को मूल अधिकार, तीसरा एक से अधिक राजनीतिक दल, चौथा है राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। तो जिसमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता नहीं है वह है आपका राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। ऑप्शन नंबर डी। यानी उदारवादी राज्य की विशेषता क्या क्या है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार और एक से अधिक राजनीतिक दल, ये सब उदारवादी राज्य की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है। तो आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य क्या है? पहला है श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा, दूसरा पूंजीपतियों के हितों की रक्षा, तीसरा मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा और चौथा समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। तो जो आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है यह है समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि? पहला है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, दूसरा यह प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, तीसरा यह स्वतंत्र उद्यमिता को वकालत करता है और चौथा यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। तो यह आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है। यह है आपका ऑप्शन नंबर डी। यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था। तो वह कौन सा राज्य था? पहला था उदारवादी राज्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष राज्य, तीसरा समाजवादी राज्य और चौथा कल्याणकारी राज्य। तो जो इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरेज प्रतिवेदन ने राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था आपका कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य, तो राज्य का क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य का पहला है ना माध्यम है ना उद्देश्य है, दूसरा एक उद्देश्य है, तीसरा एक माध्यम है और चौथा एक अवयव है। तो जो
कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है, यह एक माध्यम में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया? पहला है गैलब्रेथ, दूसरा मैकफेरसन, तीसरा कीन्स और चौथा रूजवेल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलब्रेथ। गैलब्रेथ यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। अगला है, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? पहला है S.N. आइंस्टाइन, दूसरा एडवर्ड सिल्स, तीसरा एडोल्फ है और चौथा डेविड एप्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, S.N. आइंस्टाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? पहला है श्रेणी समाजवाद, दूसरा समाजवाद, तीसरा सकारात्मक उदारवाद और चौथा नकारात्मक उदारवाद। तो जो हस्तक्षेप की नीति की विशेषता है वह है आपकी नकारात्मक उदारवाद की। ऑप्शन नंबर ए इसका डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। तो यह आवश्यक रूप से किसका संश्लेषण है? पहला है साम्यवाद और आदर्शवाद का, दूसरा समाजवाद और साम्यवाद का, तीसरा उदारवाद और समाजवाद का और चौथा व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य का आवश्यक रूप से संश्लेषण है वह है आपका उदारवाद और समाजवाद का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? पहला है G.D.H. खोल, दूसरा H.J. लास्की, तीसरा अब्राहम और चौथा T.W. कैंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, T.W. कैंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? पहला है लेनिन, दूसरा बेंथम, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा J.S. मिल। तो जो इसमें से लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक था वह है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? पहला है लॉक, दूसरा हाफमैन, तीसरा काउंट और चौथा रूसो। तो इसमें से हाफमैन ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। तो कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण है? पहला है समाजवाद और साम्यवाद का, दूसरा साम्यवाद और आदर्शवाद का, तीसरा व्यक्तिवाद और फांसीवाद का और चौथा उदारवाद और समाजवाद का। तो जो कल्याणकारी राज्य है यह वस्तुतः उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार। तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार कौन सा इसमें सही है? पहला है पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई, दूसरा
आतंकवाद की निर्णायक विजय होगी। तीसरा है उदारवाद प्रति आतंकवाद में परिवर्तित हो जाएगा। और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।